नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर, जिसमें हम जो है मुख्य रूप से इंडियन पिनल कोड के या हम कहें भारतीय न्याय संहिता के जो विषय से संबंधित प्रश्न आए हैं उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सो गाइज, अभी आने वाले दिसंबर 2025 में उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जो कि AIB 20 एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या करना चाहते हैं, ताकि वो एडवोकेट के लिए एनरोल हो सके। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले निश्चित रूप से हमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है उसकी पड़ताल करनी होगी। सो इसीलिए हम यहाँ पर इंडिविजुअली सब्जेक्ट को सेपरेट करते हुए यहाँ पर वीडियो की लेक्चर सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम इंडिविजुअली यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उठाया है इंडियन पिनल कोड को, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा जो है निरसित हो चुका है। सो अगर हम बात करें AIB, हम यहाँ पर एक्चुअल में बात करने वाले हैं AIB 19 के क्वेश्चंस पेपर के IPC के क्वेश्चंस की, IPC या कहे भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो है जुलाई 2024 से ही इसको जो है ये अस्तित्व में आई है। उसके पहले IPC चलता था। तो जब हम पुराने पे क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे तो वहाँ पर हम IPC की बात करेंगे और नए में हम मुख्य रूप से BNS की बात करेंगे। और चूंकि एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें दोनों ही कानूनों का दे रखा है, तो निश्चित रूप से हमको दोनों के बारे में जानकारी रखना है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार से AIB 19 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लगभग IPC BNS एक ही है, तो हम कौन सा याद करें। तो निश्चित रूप से आपने अपने टेक्स्ट बुक में जिसको भी पढ़ा है आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप नए सिरे से स्टार्ट करते हैं BNS को पढ़िए। क्योंकि जो आगे बैर एक्ट होता है, बैर एक्ट ले जाने की हमको एग्जाम में परमिशन होती है, तो आगे जो बैर एक्ट दे रखा है उसमें जो है कन्वर्जन दिए रहते हैं। तो अगर हमें एक भी पता है तो हम कन्वर्जन के माध्यम से दूसरे को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो याद करने की बजाय हमें एक पे ही फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे IPC या भारतीय न्याय संहिता से जो है AIB 2019 में। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब है जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति, समिति नहीं सम्मति यानी कि उसका कंसेंट यानी कि उसकी इच्छा के किया जाए, जिससे चोट भय या क्षोभ पैदा हो, तो उसको आपराधिक बल कहते हैं। ठीक है, अनजाने में नहीं माना जाता है और केवल बल का प्रयोग भी उसकी कैटेगरी में नहीं आता आपराधिक बल में, और आत्मरक्षा में किया जाए ऐसा भी नहीं है। तो जब कोई जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है, आपराधिक बल कहलाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182(1) के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने का इस्तेमाल करने पर अधिकतम कितना जुर्माना है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोटों से संबंधित अध्याय की, तो ये भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 में दिया हुआ है, जो कि धारा 178 से 86 में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर जिस तरीके से स्पेसिफाई करके दिया है, तो निश्चित रूप से आप अपने डायरेक्टर का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को तुरंत देख के इसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो एक में ये कहा गया है 182(1) में कि जो कोई किसी दस्तावेज का जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्य थे या उसके किसी भी प्रकार सदस्य है या इतने निकट सदस्य की प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित है, रचता है या रचवाता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है या किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वो कितना जुर्माना दे सकता है। तो 300 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगेगा। तो 300 रुपये जुर्माने से वो क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, 300 रुपये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या ना करने, ओके, करने या ना करने, तो ये चीज़ आएगी इसकी कन्या की जगह पर, करने वाले गलत कर्ता की जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर मृत्यु कारित करने का या
अन्य कोई नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, डकैती, सूर्यास्त के बाद घर में सेंध मारिया, चोरी या रिश्ती या गृह अतिचार। अर्थात अगर कि कौन सा अपराध अगर होता है तो सामने वाले व्यक्ति की जो है मृत्यु भी कारित की जा सकती है। तो 3 ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है तीनों, उपरोक्त तीनों, यानी कि ए, बी और सी। तो डकैती के केस में भी अप्लाई होगा, सूर्यास्त के बाद घर में अगर कोई जबरदस्ती घुसता है या फिर चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार करता है तो ये चीज़ यहाँ तक जो है विस्तारित हो सकती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है जिसके लिए हमें मुख्य रूप से इन चैप्टर्स को पढ़ना होगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके रखा है कि राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में, ओके, तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है। इस वार से सुनील का क्या है, हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। तो बताइए राजेश ने कौन सा अपराध किया है। तो 323 जो है साधारण उपपत्ति के लिए जब स्वेच्छा से किसी को मारा जाता है, और जब जानबूझ के गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो 325 लगता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब होगा आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट कारित करना। क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो रहा है यानी कि किसी को भी इस प्रकार का जो है बॉडी में लग रही है जिससे कि उसमें अपंगता उत्पन्न हो सकती है या हो गई है, तो वो गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। तो चूंकि हत्या हुई नहीं है इसलिए ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसका सही जवाब है सेकेंड। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर भी इसको जो है एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर है कि विजय की हत्या करने के इरादे से, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो है, इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी क्या हुई, मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि जो अमित है, यानी कि ये वाला व्यक्ति जो अमित है, यह जानते हुए कृत्य किया कि उसकी कृत्यों से उसकी मृत्यु हो सकती थी। हालांकि विजय की हत्या के पूर्व इस प्रकार का कोई भी इरादे या योजना का सबूत नहीं था, अर्थात उसके पूर्व आश्रय का नहीं था। तो बताइए कौन सा इसमें उसने अपराध किया है, किसने, अमित ने। तो आईपीसी का सेक्शन जानबूझकर यानी कि ह्यूमेनाइड इसमें जाता है, आपराधिक मानववध में। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो जाएगा आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, क्योंकि उसका पूर्व योजना इरादे का सबूत प्राप्त नहीं हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की, यानी कि बीएनएस का मतलब है ये जो है बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जब इसने आईपीसी को संशोधित करा तो इसने मुख्य रूप से अध्याय 5 में महिला संबंधी अपराधों और शिशु के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसको डाल दिया, जो कि सेक्शन 63 से 99 के बीच में आते हैं। ठीक है, लैंगिक अपराधों के विषय में जो है दे रखा है सेक्शन 63 से 73। अब यहाँ पर चूंकि रेप की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की जा रही है तो वो इसके अंतर्गत ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, 63 में जो है दे रखा है, सेक्शन 63 में दे रखा है रेप के बारे में दे रखा है। सेक्शन जो 64 है उसमें रेप के दंड के विषय में कहा गया है। ठीक है, और जो सेक्शन 65 है इसमें इसका टाइटल है कतिपय मामलों में बलात्संग, यानी कि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है 16 वर्ष या 12 वर्ष की कंडीशन की स्थिति में। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी, यानी कि इसमें आएगा 65। और जो 72 है वो कतिपय अपराधों के विषय में यहाँ पर दे रखा है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि बीएनएस द्वारा स्नैचिंग एक नया अपराध शामिल किया गया है। तो बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग को जो है बताती है। तो यहाँ पर जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसके अध्याय 17 में शामिल किया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान, जो कि धारा 303 से 334 तक दे रखे हैं, जिसमें पहला है चोरी के विषय में, दूसरा है उद्यापन यानी एग्जॉस्टेशन के विषय में, लूट और डकैती के विषय में, तीसरा है डी है संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के विषय में है। इसी प्रकार से आगे भी है। तो यहाँ पर हम यूजुअली सेक्शंस की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर 304 है, इसमें झूमा झटकी, ठीक है, इसको स्नैचिंग कह रहे हैं या झूमा झटकी वाले प्रावधान को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है धारा 304। अब हम बढ़ते हैं एक अगला प्रश्न जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर है कि अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से, ठीक है, राधे से नहीं, इरादे से रात में घर में घुसने का फैसला करते हैं, ठीक है। वे दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी चुरा पाते, घर का मालिक जो है विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर पर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे कुछ भी चीज़ चुराई नहीं हो उन्हें, लेकिन विक्रम इसकी क्या करता है, शिकायत करता है पुलिस में और उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर देती है। तो प्रश्न ये है कि अमित और रानी ने भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अपराध किया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो चोरी करने का प्रयास तो ठीक है क्योंकि चोरी की ही नहीं, लेकिन चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार किया था। तो इसका सही जवाब है सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है आखिरी प्रश्न है। तो शिव पटेल पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये कौन है, पुलिस अधिकारी है, होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त होने करते हैं कि राजू, ठीक है, एक व्यक्ति है राजू, बैंक की डकैती में शामिल था और उसने उसके खेत में मूल्यवान संपत्ति छुपाने में भी मदद की है, ठीक है। किसकी, जिसने डकैती में शामिल था, बहुत सारे ग्रुप है डकैती में, बेसिकली 5 से अधिक लोग रहते हैं। तो उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छुपाने में मदद की है, जैसा कि किसने बताया, 2 ग्रामीणों ने बताया है। तो इस संबंध में क्या किया जाएगा, किसके, पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब हमें बताना है। तो पहला है कि राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने शिव पटेल की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है। बेसिकली असंज्ञेय अपराध पुलिस की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता में दिए हुए हैं, लेकिन उसमें असंज्ञेय नहीं होता है बल्कि संज्ञेय होता है। अर्थात जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर असंज्ञेय अपराध है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। दूसरा है चूंकि राजू, क्योंकि नहीं, चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से वाला प्रावधान यहाँ पर लागू होगा। और तीसरा ये कहता है कि राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है या जब उसने बचने या भागने की कोशिश की है, तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा। और चौथा है कि राजू को तत्व और परिस्थितियों, ठीक है, तो तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से वाला प्रावधान यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि मतलब एक्चुअल में गिरफ्तार किया जाता है या जब उसको जमानत पर छोड़ा भी जाता है तो ये महत्वपूर्ण शर्त होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितने भी प्रावधान है उसमें से कौन सा सही है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए गए थे एग्जाम में। हम इस प्रकार से यहाँ पर दे देते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि 1 और 3, बी ऑप्शन था 2 and 4, सी ऑप्शन था ओनली 4 और डी ऑप्शन था ओनली 2। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 2 and 4। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आएगी 2 and 4, ठीक है। तो दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इतने क्वेश्चंस जो है आईपीसी में आए थे। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। इसके बाद जो है हम प्रीवियस और पीछे जाएंगे और बेसिकली 2012 से 2024 के बीच में जितने भी AIB के यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हुए उसमें से आईपीसी के क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ताकि एक ही क्रम में हम आईपीसी की बेहतर तरीके से तैयारी कर ले और इससे हमें आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।